हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट होती है, जिसमें बेसिक रिक्रूटमेंट होती है नाबार्ड में ऑफिसर लेवल में, उसमें क्या सैलरी एंड अलाउंसेस रहते हैं। और इसके साथ ही साथ केवल सैलरी और अलाउंसेस ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल मेरे एक दोस्त के साथ मेरा एक डिस्कशन हो रहा था। अभी वो जो मेरा फ्रेंड है वो स्टेट गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छे एक ऑफिसर लेवल की जॉब में है। तो एक जस्ट एक डिस्कशन हो रहा था कि सैलरी अच्छी है, नो डाउट, उसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है, बट अगेन इट इज नॉट फॉर द लग्जरी। ओके, लग्जरी नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको एक अच्छी सैलरी दे सकती है जिससे कि आपकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, बट अगेन नॉट सैलरी। तो कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे नाबार्ड हो या चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, सिर्फ सैलरी के लिए कोई ज्वाइन नहीं करता है। उसके पीछे कोई ना कोई एक मोटिवेशन होता है। डेफिनेटली आपका भी कोई ना कोई दूसरा उसमें मोटिवेशन होगा। सैलरी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, बट केवल सैलरी ही सब कुछ नहीं होती है। उसके पीछे कुछ ना कुछ और रीजन जरूर होता है, और वो रीजन कुछ भी हो सकता है। बेसिक तो एक होता है कि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बट अगेन एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। देन व्हाई नाबार्ड, है ना। तो हमारा कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन होता है हर एक जॉब के पीछे, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये भी सोचेंगे कि हमें जब भी किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके पीछे अगर हमारा जो मोटिवेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारा पैशन होता है, तो डेफिनेटली वो क्लियर करना उतना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हमें काफी सारी चीजें आगे की बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं। और जब क्लैरिटी हमारे माइंड में होती है, तो जो हम मेहनत करते हैं उसमें फिर कोई भी डुअलिटी नहीं होती है। सो नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी अगर हम डिस्कस करें, एक बार हमने पहले भी ये डिस्कस की थी। अभी इसमें 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो ये अभी पुराना ही चल रहा है। इसमें अभी ड्यू है, जैसे ही 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट होगा, डेफिनेटली यहाँ पे सैलरी इंक्रीज होगा। ऑन हैंड सैलरी के लेवल पे हम कहें, जो सैलरी आएगी वो अराउंड 15,000 तो मिनिमम इसमें इंक्रीज होगा ही होगा, जो भी अभी हम देख रहे हैं। तो अगर हम बेसिकली सैलरी देखें, तो जो बेस सैलरी है अभी ग्रेड ए लेवल पे वो 20,150 है। देन उसमें डीए होता है, डीए के परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेशन होती है। देन स्पेशल अलाउंस, उसके डीए ऑन स्पेशल अलाउंसेस और बाकी सारे अलाउंसेस होते हैं। जो अभी ओवरऑल सैलरी है नियर अबाउट 68,790 होती है, एंड इट इज नॉट फिक्स्ड। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस आरओ में है, किस जगह पे है ना। काफी सारे वेरिएशन होते हैं, भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। इस पे ये डिपेंड करता है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे, तो ग्रॉस सैलरी नियर अबाउट 70,000 होती है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो आपका जो पैकेज है अगर एनुअल, सो वो 8.5 का होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रॉस सैलरी। और जो नेट सैलरी है वो हमारी 62,000 प्लस होती है, क्योंकि यहाँ पे एक एनपीएस डिडक्शन होगा और इनकम टैक्स डिडक्शन होगा। दो डिडक्शन यहाँ पे रहते हैं। देन इसके साथ ही साथ अगर हम फैसिलिटीज की बात करें, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है, जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज वहां पे मिलती हैं। केवल एनुअल सीटीसी ही नहीं होता है, क्योंकि हम जो प्राइवेट और पब्लिक में जो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि मान लीजिए कि आपने देखा है कॉलेज कैंपस में किसी का अगर प्लेसमेंट होता है, तो करोड़ में पैकेज, लैक्स में पैकेज, बट यहाँ पे ऐसा कुछ सीटीसी कभी भी मेंशन नहीं होता है नोटिफिकेशन में। यहाँ पे ग्रेड पे होता है, उसके साथ साथ बाकी फैसिलिटीज मेंशन होती हैं। तो उनको क्यूमुलेटिव करना भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारी चीजों को हम एक साथ जोड़ भी नहीं सकते हैं। जैसे हाउस रेंट और एकोमोडेशन की बात करें, तो जनरली ग्रेड ए लेवल पे एकोमोडेशन नाबार्ड ही प्रोवाइड करता है। आप जितने भी आरओ हैं वहां पे हम हर जगह आपको एकोमोडेशन मिल जाएगी। बट जब अगर आपकी कभी आरओ से अलग पोस्टिंग होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीडीएम्स होते हैं, जनरली वो स्किल 2 में होता है, तो वहां पे इन दैट केस एचआरए मिलता है, या फिर कहीं पर अगर एकोमोडेशन नहीं है, तो हालांकि ऐसा नहीं है। देन कन्वेंस अलाउंस होता है, जो बैंक्स में भी मिलता है। इट इज अबाउट 150 लीटर पेट्रोल। तो अगर आप इसको नॉर्मली अभी के टाइम पे देखेंगे, तो अभी 100 रुपीज के अप्रॉक्स पेट्रोल है, तो 15,000 रुपीज यहाँ पे मंथली आपको ही मिलता है। इसके अलावा टेलीफोन का, इंटरनेट का, न्यूज़पेपर का, इट इज अराउंड 4,500 या फिर नियर अबाउट 5,000 रुपीज, ये अलाउंसेज रहते हैं। सिमिलरली हाउस होल्ड अलाउंसेज हैं 5,000 रुपीज। इसके अलावा जो नीचे अलाउंसेस हैं, ये कुछ एनुअली हैं, कुछ बाइनली हैं, या फिर कुछ 5 साल के अंतराल में ऐसे मिलते हैं। तो अगर आप यहां भी देखेंगे, तो ये नियर अबाउट आपके अलाउंसेस होते हैं 25,000 पर मंथ। तो अगर 70,000 में इनको भी आप साथ में ऐड करते हैं, तो आपका जो नियर अबाउट सीटीसी हो जाता है वो 11 to 12 लाख के बीच में होता है। तो मतलब आप इसको एनुअली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगेन, जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ सैलरी ही मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन के फैक्टर्स और भी होते हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने के पीछे कोई ना कोई बेसिक मोटिवेशन फैक्टर जरूर होगा। आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। इसके अलावा जो ये नीचे वाले अलाउंसेस थे, जैसे एलटीसी है, ये 15,000 पर पर्सन मिलता है।
फैमिली ऑफ 4 मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं, और ये बाइनली मिलता है, मतलब 2 साल में एक बार आपको मिलेगा। अदर अलाउंस होते हैं जैसे ब्रीफ केस अलाउंस है, स्पेक्स अलाउंस है, और भी बहुत सारे अलाउंस है, सोडेक्सो कूपन्स होते हैं फॉर द कैफेटेरिया। इसके अलावा फर्नीचर अलाउंस होता है 5 लाख इन 10 ईयर, ये मिलता है। बैंक्स में भी ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बट वहां पे थोड़ा सा अमाउंट कम रहता है। आप जितने भी बैंक में जॉब करते हैं वो आप सभी जानते होंगे कि अगर स्केल 1 को बैंक से कंपेयर करें तो जो कन्वेंस अलाउंस होता है यहाँ पे 150 लीटर की जगह यहाँ पे 35 टू 40 या 50 लीटर हो सकता है। तो ये मोर और लेस अलाउंसेस सारे ही हर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, बट वो वेरी करते हैं, कहीं पे ज्यादा या फिर कहीं पे कम हो सकते हैं बेस्ड अपॉन योर जो भी आपकी रैंक है। रैंक मतलब आपकी जो पोजीशन है, नॉट कि आपके एग्जाम में कौन सी रैंक है। तो ये जैसे मैं आपको बताता कि सैलरी में डिफरेंसेस होते हैं रीजनल वाइज। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मुंबई में 28,150 पे आप देखेंगे 68,799 है। इसके ऊपर एक इंक्रीमेंट पे 29,700 बेसिक पे 71,799 है। सिमिलरली यहाँ पे मेघालय में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अलाउंसेस है, 77,000 है। हिमाचल प्रदेश में यही 73,000 है। तो ये वेरिएशंस होते हैं स्पेसिफिक लोकेशन टू लोकेशन या फिर रीजन टू रीजन। तो सैलरी मोर और लेस ऊपर या नीचे होती रहती है। बट इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आप लोग के साथ, केवल सैलरी अलाउंस हमारा कभी भी मोटिवेशन नहीं होता। सिर्फ सैलरी अलाउंस मोटिवेशन नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूरी होता है। या तो ये भी हो सकता है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है या आपका इंटरेस्ट है वो हमेशा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रहा हो। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर नाबार्ड एग्रीकल्चर आपको करना है तो आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में है, आपका एग्रीकल्चर के लिए आपकी एजुकेशन भी है और आपका इंटरेस्ट भी है, देन आप उसके लिए ज्वाइन करते हैं। ओके, तो इसके अलावा सिमिलरली हमारी हर जॉब के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होता है। सिर्फ सैलरी के लिए तो डेफिनेटली कोई भी नहीं वर्क करता है। सो अपॉर्चुनिटीज क्या है यहाँ पे? सबसे अच्छा क्या है? टू वर्क फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण परिवेश की बात करें हम, ऐसा कोई भी नहीं स्टूडेंट होगा कि जिसने ग्रामीण एरिया नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी भी इंडिया में अबाउट 68.8% पॉपुलेशन जो है हमारी वो ग्रामीण एरिया में रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी ने देखा नहीं। अगर भले ही आप सिटीज में रहते होंगे, आपने डेफिनेटली कभी ना कभी विजिट किया होगा। जैसे मैं अपना आपको एग्जांपल बताऊं, मैं उत्तराखंड से हूं, तो उत्तराखंड में आप सभी ने देखा होगा, कभी ना कभी आप हिमाचल या उत्तराखंड जरूर आए होंगे घूमने के लिए। तो यहाँ की कंडीशन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा नदियां हैं, बट स्टिल वाटर स्कैरसिटी यहाँ भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। वाटरशेड डेवलपमेंट हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम हमेशा अपने साथ देखते हैं, और वो ही चीजें हमेशा उस काम को करने के लिए मोटिवेट करती है या पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें मोटिवेट करती हैं। देन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ये जॉब है, यहाँ पे आपको एक टाइप की प्लानिंग का वर्क मिलता है। जैसे हम देखें नॉर्मल बैंक में या फिर कहीं पे वहां पे हमको डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग करनी होती है, बट यहाँ पे कोई डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग नहीं है। आपको यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, प्लानिंग करनी होती है, डेवलपमेंट करनी होते हैं, डेवलपमेंट को एंटिसिपेट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग या फिर हम कहते हैं प्रपोजल बना सकते हैं। देन जो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा जो RIDF होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो नाबार्ड के साथ बनाया जाता है। अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग पूरी नहीं करता है टारगेट, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर कोई भी कमर्शियल बैंक, तो वो फंड RIDF में कंट्रीब्यूट होता है। और RIDF का क्या यूज होता है वो नाबार्ड डिसाइड करता है। इट इज जनरली फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देन टू वर्क फॉर द SHGs एंड द FPOs। तो इससे पहले क्योंकि नाबार्ड का टारगेट SHG था, अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं कि अभी एक तो स्कीम भी है कि प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमारे इंडिया में अगर एग्रीकल्चर में अगेन हम फिर से देखें, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स है, अराउंड 60% ऑफ फार्मर्स आर इन द मार्जिनल कैटेगरी। मार्जिनल कैटेगरी एवरेज लैंड होल्डिंग की बात करेंगे 1.08 हेक्टेयर है ऑन एन एवरेज, और मैक्सिमम फार्मर्स के इसमें मार्जिनल कैटेगरी में। तो वो बहुत बड़ा कोई निगोशिएशन या फिर बहुत सारा हैवी मशीनरीज का यूज, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते हैं। वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? थ्रू द FPOs। फार्मर और प्रोड्यूसर दोनों की कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो जिससे कि वो सारी चीजें यूज कर सके। और इसके लिए अभी नाबार्ड मेनली, अगर आप नाबार्ड में देखेंगे, अगर आपके कोई भी नाबार्ड में जान पहचान का अगर आप बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो अभी मेजर फोकस है दैट इज फॉर द FPOs। देन टू वर्क फॉर द फार्मर कम्युनिटी। फार्मर कम्युनिटी एक तो हम कहते हैं कि प्रायोरिटी भी होती है गवर्नमेंट की। इसके लिए फाइनेंशियल सेक्टर में आप देखेंगे तो प्रायोरिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 18% स्पेसिफिकली फार्मर्स के लिए रहता है। इसके अलावा डिप्राइव्ड सेक्शन भी है सोसाइटीज का, तो उसके लिए डेफिनेटली वर्क करता है। और ये जो पूरा नाबार्ड है स्पेसिफिकली, इट इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो बोथ आर कोरिलेटेड।
ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर को हम हटा देंगे और रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स फॉर द लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया कि क्या इसमें सैलरी एंड अलाउंसेस रहती हैं और क्या इसके अलावा मोटिवेशन होता है। तो आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा, जितना हमने डिस्कस किया आप इसमें बता सकते हैं कि आपके लिए इसमें क्या मोटिवेशन है। इसके अलावा कट ऑफ तो हमने डिस्कस करी ही थी। कट ऑफ में आपको क्यों यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर अभी आप नाबार्ड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आप नाबार्ड का जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये आप दीजिए, देन आप देखिए कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड आप उसके बाद अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अपनी स्वॉट एनालिसिस के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। आप सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि आपको किस एरिया में वर्क करने की जरूरत है, देन उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके बेसिस पे आप मेहनत करना शुरू कीजिए। सोर्सेज आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, बट सोर्सेज आपके सही होने चाहिए और टू द पॉइंट और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत लेंदी पढ़ रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, सो एग्जाम इज गिविंग द फ्लैट 50% ऑफ। हमारी अभी इंट्रो क्लास 31 मई को शेड्यूल्ड है। ऑलरेडी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है मई से। हमने 90 डेज प्लान सर्कुलेट किया था, आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। हमारे कोर्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। देन वाई एग्जाम भी, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि पिछले दिन किसी ने कमेंट में लिखा था कि सर इतने सारे ऑप्शन हम एग्जाम भी क्यों ज्वाइन करें। तो उसके लिए सबसे बड़ा आंसर तो यही है कि अगर आपको जहां से भी आपको समझ आती हैं चीजें, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है, तो आपको जहां से भी समझ आते हैं, कंटेंट मोर और लेस सिमिलर होता है। कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो कंटेंट मोर और लेस सिमिलर होता है, आप वहां से पढ़िए जहां से आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। आई एग्जाम भी में आपको क्या मिलेगा, हम जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो बहुत क्रिस्प होते हैं, 10 to 12 पेजेस, नॉट मोर देन दैट। 100 पेजेस के नोट्स हम लोग नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि वो नोट्स नहीं हो सकते, फिर वो बुक्स हो जाएंगी। देन क्विज हर एक टॉपिक के लिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक टॉपिक के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो, देन उसका पीडीएफ जो नोट्स हैं, देन उसके बाद उसके लिए क्विज, सो दैट कि आपका एक कंसेप्ट वीडियो में और देन नोट्स में और देन क्विज में कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा हम रेगुलर लाइव क्लासेस करते हैं फॉर द डिटेल्ड डिस्कशन फॉर द टॉपिक। सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सो दैट कि आपका नोटिफिकेशन आने के बाद आपको किसी भी टाइप का प्रेशर फील ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपका डाउट एंड क्वेरी है आप मेंशन कर सकते हैं, आपका क्या मोटिवेशन है किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए, आप हमें जरूर बताएं, अपने साथ में शेयर करें। सो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर preparation. Thank you for watching this video.